नमस्कार दोस्तों, बोलने वाला एक जर्मन प्राणी जिसका नाम ध्रुव राठी है। वह यूट्यूब पर एक वीडियो डालता है जहां वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर हाफ साइडेड स्टोरी बता और गलत फैक्ट बताकर नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर प्रूफ करना चाहता है और भारत को नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे कंट्री से कंपेयर करना शुरू कर देता है। पर आपको पता है इस चीज के बीच कब डाली गई? इस चीज का शुरुआत होता है 24 जनवरी 2020 को, जब जॉर्ज सोरोस नामक अमेरिकन बिलियनियर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मोदी को डिक्टेटर के समान बोलना शुरू किया। क्योंकि उसका कहना था कि सीए लाना नहीं चाहिए था और साथ ही साथ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से नहीं हटना चाहिए था। उसके बाद से जॉर्ज सोरोस ने इंडिया में एनजीओ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल, लिबरल लोगों को 1 बिलियन से ज्यादा फंड किया ताकि वह लोग उसका भारत विरोधी आइडियोलॉजी यहाँ के आम लोगों के दिमाग में डाल दे। साल 2023 में ही मोदी सरकार ने कुछ एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया क्योंकि उन एनजीओ में जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड किया जाता था, जिस फंड का यूज करके वे भारत में वर्तमान सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही जॉर्ज सोरोस बैक्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग रिपोर्ट यानी ओसीसीआरपी एक अडानी को लेकर रिपोर्ट निकालती है जिसको हिंडरबर्ग 2.0 भी कहा जाता है, जहां पर ओसीसीआरपी ने बिना फैक्चुअल और इलॉजिकल चीज बताया ताकि फिर से अडानी को लॉस हो। और ऐसा वह इसलिए करवाया क्योंकि वह जानता है इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन को गिराया जाएगा तो उससे भारत के नागरिक पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। क्योंकि अडानी को लॉस होगा तो भारत का जो शेयर मार्केट स्टेबल चल रहा है वो क्रैश हो जाएगा, जिससे लोगों की आम जिंदगी पर असर पड़ेगा। और यह सब चीज इसलिए किया गया क्योंकि लोगों के बीच मोदी सरकार को लेकर नफरत नहीं है और जब तक नफरत इस व्यक्ति को लेकर नहीं होगा तब तक ये व्यक्ति हारने वाला नहीं है। इसलिए इस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग पर ही ध्रुव राठी फैक्ट और बात को मैनिपुलेट कर मोदी सरकार एक डिक्टेटर है इस चीज को साबित करने वाला वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके मैनिपुलेट किए हुए इसके बातों पर नजर डालते हैं और असली सच्चाई जानते हैं। डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। इसी कांसेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कांसेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलर इलेक्शंस हो रही हैं, आप वोट डालने जा सकते हो, तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शन होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम डेमोक्रेसी शब्द उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को डीपीआर के करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप की। सिमिलरली रशिया को भी डिक्टेटरशिप कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शन तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी न किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। यहाँ पर जर्मन प्राणी डेमोक्रेसी समझा रहा है नॉर्थ कोरिया और रशिया का एग्जांपल देकर, कैसे अगर नॉर्थ कोरिया में किसी व्यक्ति सरकार द्वारा चुने गए ऑफिसर को वोट नहीं देता है तो उसका जॉब घर छीन लिया जाता है तथा उसको जान से मार दिया जाता है, और रशिया में पुतिन के सामने जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मिस्टर जर्मन, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में अभी लास्ट स्टेट असेंबली चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार नहीं आई है क्या? या फिर भारत में ऑपोजिशन पार्टीज की सरकार नहीं है क्या? क्या सिर्फ बीजेपी का ही पूरे भारत में हर जगह सरकार है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए। आपका पहला फैक्ट जो दिया गया है वही गलत प्रूफ होता है, जो एग्जांपल आप देकर समझा रहे हैं। और जिस लॉजिक को आप यहाँ पे समझाना चाह रहे थे तो यहाँ पे आप मुझे सिंपल बताइए, किस व्यक्ति को यहाँ पे किसका जॉब घर छीन लिया गया हो जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, किसी ऑपोजिशन पार्टी को वोट दे देता है? जरा एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहिए था ताकि लोग आपके बात पर विश्वास कर सकते। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस बनाई थी जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी वोट्स को देखकर बात यह थी कि इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शन एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहां पर, जैसे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर किया गया। इनफैक्ट खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़ गए कि शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हैं ऐसा लगा कि चोरी करते हुए पकड़ गए। और इलेक्शन रिजल्ट क्या बताया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ। यहाँ पर जर्मन प्राणी बता रहा है कैसे बीजेपी ने एक मेयर इलेक्शन में मेयर बनाने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का यूज कर 8 वोट इनवैलिड करा दिया ताकि अपने वो मेयर बना सके। और हाँ, मैं मानता हूँ बीजेपी ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर का यूज कर ये जो चीज किया ये बिल्कुल गलत किया और बीजेपी को नहीं करना चाहिए था। परंतु सच्चाई ये भी है कि ये वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो कांग्रेस को हटाने के लिए ही सामने आई थी। और कैसे केजरीवाल बोलता था सोनिया चोर है, राहुल चोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है, कांग्रेस करप्ट है, सोनिया करप्ट है। तो बीजेपी को रोकने के लिए दो चोर एक साथ कैसे आ गए? और जो एक दूसरे पर आरोप लगाते थे कि यह चोर है वो चोर है, वो एक साथ कैसे आ सकते थे? क्योंकि सिर्फ उनको बीजेपी को रोकना था। ये आप सभी को ही पता होगा कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा नंबर था वहां पे, पर मेजोरिटी नहीं था। तो उनको रोकने के लिए ये एक दूसरे के साथ आ गए ताकि बीजेपी कैसे भी वहां पे गवर्नमेंट ना बना पाए। इसलिए वह बीजेपी ने करवाया, पर मैं बीजेपी को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर क्या ये अभी तक के चुनाव का सबसे बड़ा फ्रॉड था? अगर ये सबसे बड़ा फ्रॉड था तो ईवीएम से पहले बैलेट बॉक्स जो लूट हो जाता था और पहले लाठी के दम पर ही वोट पड़ता था, वो सब क्या था? मैं बताता हूं अभी तक का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड कौन सा था। जब इंदिरा गांधी ने अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, वह था डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हत्या और ये था डिक्टेटरशिप। को देख लो, फरवरी 2024 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है? कोई मजाक नहीं चल रहा है ध्रुव राठी भाई। आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सब डबल ईवीएम मशीन थे। ये इलेक्शन कमीशन ने बाद में जाकर क्लियरफाई किया, ये भी आपको बताना चाहिए था। 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। ध्रुव भाई, लगता है आपकी टीम रिजल्ट सही से नहीं करती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपकी अदालत में प्रशांत किशोर आए थे जहां पे उन्होंने ये बोला, मैं आमतौर पर उन मामलों पर अपनी टिप्पणी नहीं देता हूं जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज ना हो, परंतु हम तकनीकी मामले को छोड़ भी दे तो 10 लाख ईवीएम में
इतनी बड़ी जनशक्ति शामिल है और वह भी उन राज्यों में जहां पे गैर भाजपा सरकार है, तो ईवीएम में खराबियां हैक होने का बहुत कम संभावना है। आपको ये भी बताना चाहिए था, कुछ दिन पहले का ही था, पर आप ये न्यूज आर्टिकल नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो मैनिपुलेट करना होता है ना। और कितना रोगे जर्मन भाई, कांग्रेस और जितनी सारी ऑपोजिशन पार्टीज है सब कितने बार कोर्ट गए हैं, पर क्या हुआ वहां पे? उनको क्या मिला? चाचा भतीजा और बाप बेटा वाले कॉलेजियम सिस्टम ने तो उनको बार बार लताड़ा है और उनका बार बार पिटीशन खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इलेक्शन कमीशन ने तो इतना बोला है कि आप कितने ही बड़े हैकर को लेकर आइए, और किसी हैकर ने ईवीएम को हैक कर देता है तो उसको इनाम भी दिया जाएगा, पर आप ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो अफवाह फैलाना होता है ना। देखिए इंडिया में आप नहीं करता पॉलिटिकल कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन से पहले बड़ी बेशर्मी से वोट मांगे पार्टी से नाम पर एस नाम मैं मेरे पास भाई कहना चाहता हूं, आप पहला वोट बुलाओ ना, जो भी सही है वो भी सही करें। आप वोट सबको सकता है। उत्तर प्रदेश में आपको पहुंचे इंडिया को मोदी जी से नाम लगी अमेरिकी सेना आप लोगों को अब इसी को इलेक्शन कमीशन ने चाहिए 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया। 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने दी रूस ये हैं वाले क्या है ग्रीन चिट एक दिन में प्रधानमंत्री को समझा रहा है इसमें अमित शाह राहुल गांधी को पाकिस्तान से क्या ये करना उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पूरा सारे चीजें मोदी को मिली। इसलिए बोलते हैं ध्रुव भाई, मैनिपुलेट करना तो कोई आपसे सीखे। राहुल गांधी ने भी 2019 चुनाव के बीच अमित शाह को मर्डर बोल दिया था, परंतु राहुल बाबा को भी तो क्लीन चिट मिल गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पर आप ये थोड़ी बताएंगे, आप तो सिर्फ मैनिपुलेट करेंगे ना। और ऐसे बहुत से केसेस है जहां पे सबको क्लीन चिट मिल जाती है और ये कोई बड़ा इशू भी नहीं है, जनता भी जानती है। परंतु जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड आदमी को साबित करना है ना, भारत इज नो मोर डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म के सुरमाओं को यहाँ के लोग चुन कर ला नहीं रहे हैं, उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसलिए है ना। इसलिए तो बोलते हैं पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी सही पढ़ाई। इस सिस्टम से पहले भी इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन होने पे ही होता था, पर आप ये चीज नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो मैनिपुलेट करना है। और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में तो आगे ये भी बोला गया, ये जो चीज हम जो कमेटी बना रखे हैं वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे है, आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक लॉ लेकर आएगी, वही बनाएगी। और टेम्पररी बेसिस के लिए उस कमेटी में पीएमओ, प्रधानमंत्री और उसके साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया। परंतु आगे ऑर्डर में तो ये भी लिखा गया था ना, आगे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकती है और लॉ ला सकती है। और ध्रुव भाई यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का बात है, कैसे जुडिशरी और पार्लियामेंट एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सकता है, और कैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज, आप मुझे सिंपल सा लॉजिक के साथ बताइए, और लॉ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं तो कैसे वो किसी एक इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कर सकता है? आप लीगली बताइए ना, साउंड कर रहे हैं क्या आपका बात? अरे मेरे भाई, तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर ही खराब है। तुम जो बता रहे हो कैंडिडेट के लिए लिमिट लगाया गया है, पार्टी के लिए लिमिट नहीं लगाया गया है। पार्टी कितना भी खर्चा कर सकती है, ये आपको बताना चाहिए था अच्छे से। बड़ी भूल गए हो क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कैसे टिकट सिस्टम के थ्रू और कैश के थ्रू पैसा को जमा किया जाता था, जहां पे ब्लैक मनी सिर्फ यूज होता था। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब तो उनको फंडिंग में 80% से ज्यादा पैसा मिलता था, परंतु बीजेपी को तो सिर्फ 47% टोटल पैसा मिला है जितने इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टीज को मिल रखे हैं। तो इसमें गलत क्या है? जो पार्टी जब जिसकी सरकार रहती है उनको ज्यादा पैसा मिलता है, ये तो एक फैक्ट है, ये तो सच बात है। इसमें कैसे कोई मैनिपुलेट कर सकता है फैक्ट को? हॉर्स ट्रेडिंग का बात कर रहे हो, लग रहा है आयाराम गयाराम जो वर्ड फेमस हो रखा था मिड 90s के टाइम में, उससे पहले वो लग रहा है भूल गए हो क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम ही ये सब शुरू हुआ और इतना ज्यादा होने लगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा भाई। पर आप ये सब थोड़ी बताओगे। क्यों? क्योंकि आपको तो प्रूफ करना है ना कि अभी करंट गवर्नमेंट डिक्टेटर गवर्नमेंट है भाई। यहाँ पे किसी का भी केस ड्रॉप नहीं हुआ है, जो बीजेपी में आया है उन पर ट्रायल चल रहा है। तुम प्रूफ दे दो अगर किसी पे भी केस ड्रॉप हुआ हो तो। हेमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार या जो भी सुबंधु अधिकारी जो भी हो गए, किसी का भी केस ड्रॉप नहीं हुआ है, सबका ट्रायल चल रहा है। पर आप ये सब चीज नहीं बताओगे, आप तो मैनिपुलेट करोगे, सिर्फ कुछ लेफ्टिस्ट न्यूज आर्टिकल को लेकर अपने वीडियो में डाल दोगे और प्रूफ कर दोगे कि कंट्री में तो डिक्टेटरशिप चल रहा है।
सरकार ने ऐसा कहा। पिछले और इतने ही सच्चे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या फिर जो भी जेल में है, तो बेल पिटीशन वो बार बार फाइल करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खारिज क्यों कर देता है? अगर वो सही होते तो सुप्रीम कोर्ट उनको बेल ग्रांट कर देता ना। पर ये सब चीजें वीडियो में थोड़ी बताओगे, क्योंकि बेल पिटीशन जितना भी फाइल होता है वो सब खारिज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। क्या बात कर रहे हो? बीजेपी गवर्नर का यूज करता है जहां पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है किसी स्टेट में। आर यू श्योर अबाउट दैट? लगता है कांग्रेस का उस समय भूल गए हो, जब अर्ली 90s में कांग्रेस गवर्नमेंट जहां पे अपोजिशन गवर्नमेंट की सरकार होती थी, उनका गवर्नमेंट ही गिरा देती थी और प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी। तुमको ये सब थोड़ी पता होगा। अगर 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस तुम पढ़ा होता तब ना तुमको ऐसा पता रहता। वर्सेस दिल्ली सरकार के बीच में जो इशू चला है उसके बारे में तो आप कई साल से सुनते आ रहे होंगे। सीएम केजरीवाल ने बार-बार कहा है पिछले कई सालों में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी हमारे काम के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। इस बात को लेकर दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन भी सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कहा था कि एलजी को इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, असली पावर चुनी गई सरकार के हाथ में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो एक नया कानून ले आए दिल्ली सरकार की पावर्स को छीनने के लिए, जीएनसीटीडी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। जीएनसीटीडी यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल एंड टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट नहीं आता तो अरविंद केजरीवाल का जो घोटाला था उसका फाइल कब का गायब हो गया रहता। इतना पता तो होगा ही, जैसे ही कोर्ट का वर्डिक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में आया था तो कैसे दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी रात के 2 बजे विजिलेंस रिपोर्ट लेने पहुंच गए अधिकारी के घर पे। क्योंकि वो रिपोर्ट गायब हो जाए, इसलिए ही ट्रांसफर पोस्टिंग का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे लेने के लिए ये एक्ट लेकर आई। तो मेरे ध्रुव राठी भाई, आप मेरे को बताइए, रात के 2 बजे फाइल गायब करवाना क्या डेमोक्रेसी की जीत है? और ये क्या इसको बोलोगे ये डिक्टेटरशिप नहीं है क्या? ये कौन सा डेमोक्रेसी है जहां पे रात को 2 बजे फाइल गायब करवाया जा रहा है? हमारी इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो रही है, यहाँ मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शन का मतलब है कि रूलिंग पार्टी पॉलिटिशियंस और अपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 24 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की चीजें सुनाई जाती है। देश की आबादी चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के बाद हर चीज का सॉल्यूशन है। ये मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी ने न्यू इंडिया बनाया। ये नंबर 1 ऑपोजिशन पार्टी चाहे कोई भारत यात्रा निकाल ले या अपनी प्रॉमिस जनता के सामने करे। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे, न्यूज़ चैनल पर साथ में बैठकर दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्सपर्सन को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्सपर्सन बने बैठे हैं। जनता के यहाँ पर सरकार से सवाल करने के लिए है, वो सरकार को डिफेंड करते हैं, डिफेंड करते हैं कि बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे। अगर आपने इलेक्शन में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को गाली देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वो इश्यूज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहाँ लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी ने खरीदी। आज के दिन टीवी न्यूज़ का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और टीवी चैनल्स जनता की आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबर आप तक पहुंचे ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जनता टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की। न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, द प्रिंट एक्सेट्रा, ऐसे जो जितने भी न्यूज पोर्टल है पूरे देश के लोग को पता है कि इनका फंड कहां से आ रहा है। सबको पता है कि ये लेफ्टिस्ट मीडिया कैसे बीजेपी को हटाने के चक्कर में पूरे भारत को तोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही लेफ्टिस्ट मीडिया ग्रुप न्यूज क्लिक पर रेड हुआ। क्योंकि चाइना से उनको फंडिंग होने का कनेक्शन मिला, इसलिए सेंट्रल एजेंसी ने उन पर रेड किया। तो ये सब उसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। पर वहीं जब रिपब्लिक टीवी का एक रिपोर्टर जो संदेश खाली में रिपोर्टिंग कर रहा था उसको ममता दीदी ने उठवा ली, तो ये एक सब भी नहीं बोले। तो मुझे आप बताइए ये कौन सी न्यूट्रल मीडिया है जो मोदी रोना बस करती है? क्या बात कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट तो अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट जहां पे वो भी देती है और कैसे कवरेज नहीं मिल रहा है? या तो तुम्हारा आंख खराब है या फिर तुम जर्मनी में हो तो तुमको कुछ पता नहीं। और मणिपुर की बात कर रहे हो तो पूरे देश ने देखा कि उस टाइम पे मणिपुर को लेकर कैसे पूरे न्यूज चैनल ने सिर्फ मणिपुर का टॉपिक ही चलाया और कैसे टीआरपी कमाया। परंतु जितने लेफ्टिस्ट न्यूज पोर्टल है उनके चैनल पे एक वीडियो संदेश खाली के ऊपर नहीं मिला, तो पता चलता है कि कौन बायस्ड है और कौन अनबायस्ड है। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए 3400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पर जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। जब सीएजी की तरफ से रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने खबर टीवी चैनल पर सुनी? नहीं सुनी होगी, कैसे पहुंचेगी आप? अच्छा, दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की रहती है कि लोग डेमोक्रेसी को मेजॉरिटेरियनिज्म से कंफ्यूज कर देते हैं। इमेजिन करो आप एक गाड़ी में बैठकर जा रहे हो 5 लोगों के साथ। एक बंदा उस गाड़ी में बैठा कहता है कि मुझे बहुत तेज म्यूजिक सुनना है, लाउड म्यूजिक चलाओ। वो अपने दोस्त और ड्राइवर को कन्विंस कर लेता है कि हाँ भाई लाउड म्यूजिक बजना चाहिए गाड़ी में। लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हो अपने पिता के साथ जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, आप कहते हो कि नहीं लाउड म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। वो बंदा कहता है ठीक है डेमोक्रेसी है चलो वोट करते हैं, और 3 लोग वोट करते हैं कि लाउड म्यूजिक बजना चाहिए। आप और आपके पापा 2 लोग कहते हो कि नहीं बजना चाहिए। मेजॉरिटी ने वोट किया कि लाउड म्यूजिक बजना चाहिए, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब गाड़ी में तेज लाउड म्यूजिक बजेगा। क्या ये सही मायनों में डेमोक्रेसी है? नहीं, ये स्टूपिडिटी है। इसका जर्मन भाई एक सीएजी का तो रिपोर्ट बता दिए, पर उसके बाद क्या हुआ ये आप क्यों नहीं बताएं? आप ये थोड़ी बताओगे, आप तो बायस्ड आदमी हो ना, आप ये थोड़ी बताओगे क्योंकि आपको तो मैनिपुलेट करना है ना। आपको तो ये भी बताना चाहिए था ना। टोटल 369 हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई जिसमें आधे से ज्यादा हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, पर आपको ये सब थोड़ी बताना है। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला था और जो वे चुनाव जीता कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता और आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री बनता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में टोटल 15 लोग थे। 12 लोगों ने सरदार पटेल को वोट दिया, 3 लोग अब्स्टेंट रहे वोट देने से और वहीं नेहरू को 0 वोट मिला। परंतु जर्मन भाई तुम्हारे यहाँ पे तो मेजोरिटेरियन का भी लॉजिक काम नहीं आ रहा। यहाँ पे तो नेहरू को 1 वोट भी नहीं मिले, तो कैसे उनके बात पर ध्यान दिया जाए? वहां तो उनको 0 वोट मिले, फिर भी वो आगे जाकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और साथ ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो फिर मोदी कैसे डिक्टेटर हो सकता है? डिक्टेटर का थिंकिंग तो नेहरू का था, जो उस चुनाव के रिजल्ट को भी नहीं माना और गांधी जी की हेल्प लेके आगे जाकर पहले प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो रियल हैकर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। भाई साहब इसको बोलते हैं कि ये सोचती है पॉलिटिशियन सरकार को लेकर कि एक भाई हमने पॉलिटिशियन को लेकर दिया, वो आगे तो वो चाहे बोल बना सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 शब्द रियल लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। ये 4 शब्द डेमोक्रेसी के कॉर्नरस्टोन्स हैं। इनफैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर को इस और आगे चले गए, उन्होंने कहा कि 4 शब्द जिंदगी की प्रिंसिपल्स। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि किसी नेचुरल राइट छीनते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, नॉनसेंस पूछ सकते हैं। ये नहीं सरकार वाली कुछ फैसलों को हम कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की भाषा में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए कोर्ट ने कहा सरकार ने आर्बिट्री रूल बनाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और जनता के खिलाफ थी, इस बात में पिछले कई वीडियो में करी। ये बहुत अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला लिया, कम से कम सही फैसला लिया, डेमोक्रेसी जनता के खिलाफ। एकदम सही जर्मन भाई, मेजॉरिटी के नाम पर कोई कैसा भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बना सकता। परंतु 1995 में वक्फ एक्ट लाया गया, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप तो नहीं पढ़े होंगे, क्यों? क्योंकि आपको तो टाइम नहीं मिला होगा। आप तो नया
नया तरीका ढूंढते रहते हैं ना मैनिपुलेट कैसे किया जाए लोगों को। ब्रीफ में मैं ही बता दे रहा हूँ। वक्फ एक्ट 1995 एक ऐसा लॉ है जो इनॉर्मस पावर देता है वक्फ बोर्ड को, जिसका यूज कर वो आज भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कायम कर रख ली है। इस लॉ के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन कभी भी क्लेम कर सकती है और उनके जमीन को हथिया सकती है। और अगर एक बार वक्फ बोर्ड आपके जमीन पर क्लेम भी कर लेती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको उनको एक अलग से ट्रिब्यूनल में जाना होगा जहां पे उसका जो जजमेंट देने वाला आदमी होता है वो खुद एक मुस्लिम धर्म का जानकार होता है। तो आप मुझे बताइए वहां पे आप कैसे उम्मीद रखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, जहां पे एक मेंबर ही उसका मुस्लिम धर्म का सिर्फ जानकार हो सकता है। इस चीज के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप मेरे पुराने वीडियो को जरूर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां पे मैंने अच्छे से बता रखा है कि वक्फ बोर्ड कैसे एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई है हमारे इंडिया में। टिल डेट प्रधानमंत्री मोदी ने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं जहां पर अनस्क्रिप्टेड सवाल उनसे पूछे गए। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल 0 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी, प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे। अब मुझे बताओ कैसे व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है जिसके ऊपर फालतू में एक मीडिया ट्रायल चला इतने सालों तक गोधरा राइट्स लेकर, जहां पे कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी दे, फिर भी मीडिया ट्रायल चला। तो कैसे व्यक्ति मीडिया से इंटरेक्ट कर सकता है जो मीडिया उसके साथ इतना बुरा की हो। मोदी ने तो आते ही सबसे पहले जो मीडिया स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था उसको बंद किया। पहले जितने भी बड़े बड़े मीडिया ग्रुप के एंकर थे वे सब गवर्नमेंट के पैसा पर जब भारत सरकार कहीं बाहर जाती थी तो उनके साथ जाते थे, पर ये सब मोदी आते ही सब वीआईपी कल्चर बंद कर दिए। आप ये सब थोड़ी बताओगे, क्यों? क्योंकि आपको तो मैनिपुलेट करना है, आप तो सिर्फ गलत बात बोलोगे। लेकिन अगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया जाए तो आगे किसान दोबारा सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की सरकार ने वकील के साथ उनका सवाल किया। कुछ जहां पर सड़कों की खुदाई कर दी, सड़कों को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए फिर किसानों को बुलेट चलाई, उनको टीयर गैस की ड्रोन का इस्तेमाल करके मानो कोई वॉर जोन हो, जो फोटोस की बॉडी क्रॉस किया जा रहा था कि देश का बॉर्डर चलाने के साथ वहां इस तरीके से इंतजाम नहीं होते। और खबरों में रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम से कम 3 किसान अंधे हो गए, पुलिस से बात चलाई रबर बुलेट की वजह से। इस बात नहीं पता। ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे। कैसे इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, हम नहीं बता पाएंगे। पिछले बार प्रोटेस्ट में भी यही दिखा गया कि नहीं किसान की जान गई उस प्रोटेस्ट के दौरान 2021 के अनुसार 600 किसान मारे गए थे पिछले बार प्रोटेस्ट। और ये तो प्रोटेस्ट की बात आपको अपने मिल जाती है कि इनमें से ज्यादा बड़े हैं प्रोटेस्ट। इसके अलावा ज्यादा प्रोटेस्ट देखने में पिछले सालों में उनकी तो बात तक नहीं करी। या जानते 240 दिन से ज्यादा में इलेक्शन प्रोटेस्ट के सरकारी एम्प्लॉइज जो पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 400 दिन लंबा चला प्रोटेस्ट किसान दूरदर्शन केंद्र के क्लोजिंग के खिलाफ। या पिछले साल डॉक्टर का प्रोटेस्ट या अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रोटेस्ट। ये समझ आप कुछ लेने नहीं कि आप प्रोटेस्ट में भाग ले रहे क्योंकि कल को अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय होता है सरकार कोई ऐसा फैसला ले लिया जो आपके खिलाफ जाता है और आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो क्या लगता है आप ऐसे नहीं किया जाएगा किसान को किया जाए। आप स्पेशल हो गया सरकार प्रोटेस्ट को इसी तरीके से ट्रीट कर रही है तो आपको स्पेशल नहीं मिलेगा। अच्छा आप मुझे बताओ ये कैसे किसान थे जो ट्रैक्टर जीप कार लेकर प्रोटेस्ट करने, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे आपके लैंग्वेज में बोलूं तो, ये कौन से सो कॉल्ड किसान थे? और आपको तो सो कॉल्ड किसान आंदोलन याद होगा ना लास्ट टाइम का, जब 26 जनवरी का इंसिडेंट भूले तो नहीं हो, जहां पे एक व्यक्ति लाल किला पर चढ़कर भारत का तिरंगा हटाकर दूसरे का तिरंगा फहराता है, जो खालिस्तानी को ग्लोरीफाई करता है। और प्रोटेस्ट का बात कर रहे हो ना, तो फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। और प्रोटेस्ट के नाम पर आप कोई जगह ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप ब्लॉक कर देंगे पर सामने वाले का फंडामेंटल राइट उससे ब्रीच हो रहा है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। भाई तुमको नहीं पता इसका मतलब क्या किसी और को भी नहीं पता? थोड़ा लॉजिक और फैक्ट के साथ भी बोला करो। ओल्ड पेंशन स्कीम और लीगल गारंटी एमएसपी का पूरे फसल पर पूरे देश में दिया जाए तो और देश की अर्थव्यवस्था पे क्या खतरनाक असर पड़ेगा, ये भी तो बात करना चाहिए, ये भी तो बताना चाहिए आपको। और अब मैं अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार कंक्लूड करना चाहूंगा। तानाशाही में तानाशाह को तानाशाह कहकर आप उस पर वीडियो भी बना ले और अभी तक आप जिंदा है तो वह एक कौड़ी का तानाशाह है। यदि किसी तानाशाह की पार्टी सिर्फ 20% राज्य में अपने दम पर सरकार बना पाई हो और आधे राज्य में अलायंस के साथ सत्ता में है, एक मेयर का चुनाव वो मैनेज ना कर पाए, अपने विरोधियों का वीडियो मीडिया में 24 घंटा चलने से बंद ना करा पाए, अपने मतलब का खबर पे एक डिबेट ना चला पाए, तो वो 2 कौड़ी का तानाशाह है। यदि कोई डिक्टेटर शाहीन बाग और किसान आंदोलन महीनों तक सालों तक झेले और कानून वापस ले ले तो वे डिक्टेटर के नाम पर कलंक है। अगर एक हिंदुत्ववादी डिक्टेटर एक मंदिर को लाने में 10 साल लगा दे और दूसरे मंदिर में पूजा कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के शरण में जाए तो लानत है वैसे हिंदुत्ववादी एक डिक्टेटर पर। यदि इस डिक्टेटर की पार्टी इलेक्शन जीते और साथ में इसके अलायंस पार्टनर किसी और के साथ जाकर गवर्नमेंट बना ले और ये आदमी देखता रह जाए तो लानत है ऐसे हमें डिक्टेटर पर। और एक सो कॉल्ड तानाशाह के ईडी का 8 समन एक तुच्चा सा नेता ठुकरा दे तो वे कैसा तानाशाह है? यदि एक डिक्टेटर के पीरियड में देश का इकोनॉमी सबसे तेज बढ़े, सड़क, हाईवे, मंगलयान, चंद्रयान, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन एक्सेट्रा, मॉडर्न रेलवे, पोर्ट, हार्बर सबसे तेजी से बने, तो हमें ऐसे तानाशाह चाहिए। यदि एक डिक्टेटर महिलाओं के लिए टॉयलेट, गैस सिलेंडर, जल और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाए तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। यूक्रेन रसिया से कॉन्फ्लिक्ट में जहां पे पूरी दुनिया 2 भाग में बटी हुई है और एक सो कॉल्ड तानाशाह है जो एक अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चल रहा है और दुनिया उसकी ताकत को मान रही है, तो हमें ऐसा सो कॉल्ड तानाशाह बार बार चाहिए मिस्टर ध्रुव राठी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मेरे बात से सहमत असहमत है तो कमेंट में अपना राय जरूर रखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी भी मैनिपुलेटर पर ध्यान देने से पहले बोथ साइड जान ले, नहीं तो आधी जानकारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।